जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 के लिए जो है आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बिहार स्पेशल और जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की क्लास में आपको बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस और कुछ क्वेश्चन जो है साइंस के भी होंगे। ये कंप्लीट जो है जीएस के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और जिनको भी जो है 40 अंक के लिए चाहिए, जैसे जिन लोगों को भी 40 अंक के जीएस की तैयारी करना है तो उनके लिए ये क्लास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जो है क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वसुदेव। इनमें से बताना है कि मगध के उदय का श्रेय किसको जाता है। तो मगध के जो उदय है ये उदय का श्रेय बिंबिसार को जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मगध में जो है कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। ये आप सभी को पता है, 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो है मगध महाजनपद था, ये भी आपको पता है। और जिसकी आरंभिक राजधानी क्या थी? मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी और बाद में इसको जो है राजगृह बोलने लगे, ठीक है। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी और इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं तो वो भी है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की स्थापना कब की गई? 1911, 1912, 1913, 1914। बिहार की जो स्थापना है ये 22 मार्च 1912 ईस्वी को होती है। आप सभी को पता होगा 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है और इस दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके नया राज्य बनाया गया था और इसलिए हर वर्ष राज्य सरकार जो है बिहार राज्य सरकार जो है 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनके बारे में बात करें तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी, अगर आपसे पूछता है कि बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और इनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह जो है इनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1887 में मुंगेर जिले में हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये जनवरी 1946 से जनवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अगर आपसे इनके मुख्यमंत्री पद पूछते हैं तो 1946 से लेकर के 1961 तक मुख्यमंत्री के पद पर ये बने रहे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिस्थापन किसने किया? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कबीर। मानव के दुखों के अंत के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? वो थे गौतम बुद्ध। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों का कारण जो है तृष्णा को बताया, तृष्णा को बताया था, याद रखेंगे। और 4 आर्य सत्य भी बताए थे इन्होंने। भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाया था। और अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से 3 मुख्य भाग हैं? ये प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। प्रज्ञा ज्ञान, पहला तो प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। अगर आपसे पूछ ले कभी तो याद रखना है। ये 3 जो है अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग थे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? चोल मंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। तो चेदी वंश का जो प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल थे ये जो है किस क्षेत्र से थे? ये कलिंग क्षेत्र से थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है प्रारंभिक जैन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? हरिश्रेण,
मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, इसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो अकबर ने जो है मियां तानसेन, जो तानसेन थे, इन्होंने, तो अकबर ने तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया और इन्होंने इस तानसेन को अपने दरबारी कवि नियुक्त किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, हर्यक वंश। तो आप सभी को पता है अकबर जो है मुगल वंश के शासक थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर के पिता का क्या नाम था? तो अकबर के पिता का नाम था जो है हुमायूं। और अकबर जो है, मुगल साम्राज्य की बात की गई है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ना गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो बिहार में जो पहला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, ये बिहार के किस जिले में रखा गया? बिहार के पटना जिले में रखा गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वर्ष 1912, वर्ष 1912 में जो है पटना में पहला अधिवेशन रखा गया और ये पटना के बांकीपुर जिले में, सॉरी, पटना के बांकीपुर में इसे जो है रखा गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर्यन मुधोलकर। आर्यन मुधोलकर जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहली बार बांकीपुर अधिवेशन में शामिल हुए थे। यहाँ पर याद रखिएगा, बिहार के में जो है कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये पटना के बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजा हितैषी, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। याद रखिएगा, जो जयप्रकाश नारायण थे ये जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और ये समाज सेवक भी रहे, जिस लिए इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। लोक सेवक या लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। और वर्ष 1919 में, सॉरी, वर्ष 1999 जो है मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न 1999 मरणोपरांत दिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। इस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। मतलब कहने की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके बारे में यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। किस क्रांतिकारी को ब्रिटिशों के द्वारा फांसी दी गई थी? वो थे राजगुरु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1929 में हुए लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, यहाँ पे याद रखेंगे, भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु और थे सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 1929 में हुए लाहौर षड्यंत्र केस में जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दी गई थी। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय में है 1857 में लॉर्ड कैनिंग बने थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का। और इसी 1858 के अधिनियम में जो है शक्ति का अंतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद को कर दिया गया था और भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को समाप्त कर भारत का वायसराय
कर दिया गया था और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। दांडी यात्रा की बात करेंगे तो दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास में चर्चित जो दांडी यात्रा है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है। 12 मार्च 1930 को शुरू होती है और 24 दिनों तक चलती है। 24 दिनों के बाद जो है 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल 1930 को ये जो है दांडी नामक स्थान पर जाकर के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होती है और नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी तक इसकी जो यात्रा है की गई थी और वहीं पर नमक कानून बना करके ये कानून को तोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये कथन कहने वाले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का यह कथन था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक स्कूल में, अब देखिए ये एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का आ गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों मैच खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा और आप लोग इसे जो है कर लीजिएगा। इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें थी? 7 राज्य, 9 राज्य, 5 राज्य, 4 राज्य। 1937 में कांग्रेस के कितने राज्यों में सरकारें थी? 5 राज्यों में, याद रखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से 5 राज्य थे? तो मद्रास थे, पहला मद्रास संयुक्त प्रांत, मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, फिर मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा, ये जो है 5 ऐसे प्रांत है जहां पर कांग्रेस की सरकारें बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्मों को छांटिए। तो रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से थी, आपको बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से नहीं थी, आपको सभी को पता होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से ना होकर के ये कहां से थी? झांसी से थी, झांसी से। फिर हम देखेंगे दूसरा, खान बहादुर खान रुहेलखंड से थे, एकदम सही है। वीर कुंवर सिंह शाहाबाद से थे, वीर कुंवर सिंह की बात करेंगे, ये भी सही है। वीर कुंवर सिंह जो है शाहाबाद बिहार से थे। नाना साहेब कानपुर से थे, ये कथन भी सही है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से ना होकर के झांसी से थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? नंदलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर, ज्योतिबा फूले। बीडी सावरकर जो थे, उन्होंने बीडी सावरकर एक राष्ट्रीय नेता थे और इन्होंने अंडमान के सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? श्रीनिवास रामानुजम, एसी वाडिया, सीवी रमन, पीसी महालनोबिस। इसमें जो है लंदन में स्थित जो रॉयल सोसाइटी है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे एसी वाडिया, याद रखेंगे। एसी वाडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों के फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है? वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता कौन सा युद्ध निर्धारित करता है या सिद्ध करता है? तो वो था आपका वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में ही जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था। और यह वांडीवास का युद्ध हुआ कब था? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट, अंग्रेजी सेना का जो सेनापति थे सर आयरकूट ने के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सेना थी, काउंटले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना थी और अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में आयरकूट थे। इन दोनों का युद्ध हुआ और वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसी सेना हार गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मेरियाना खाई कहाँ है? अंध महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में।
विश्व का सबसे गहरा गर्त जो मेरियाना गर्त है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर फिलीपींस में स्थित है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रशांत महासागर के कहाँ पर? पश्चिमी प्रशांत में, ये भी आप याद रखेंगे, और फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है 22। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, पेरू धारा, कनारी धारा। कौन सी धारा जो है अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? पेरू की जो धारा है ये अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन धारा और कैनारी धारा ये सभी जो है अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली धारा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पेरू की धारा जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है, याद रखेंगे, ये जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है जल डमरू मध्य, प्रायद्वीप, स्थल संयोजक, स्थमस किसी को बोलते हैं, और द्वीप। तो समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कौन सी कहलाती है? समुद्र से घिरी जो बहिर्विष्ट भूमि है ये प्रायद्वीप कहलाती है, याद रखिएगा। समुद्र में जो बहिर्विष्ट भूमि होती है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह जो है समुद्र से 3 ओर से घिरी होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील, यूएसए। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहां क्यूबा में जो है गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और इसी आधार पर ब्राजील की सरकार ने चीनी का महत्व कम करने और अन्य फसलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे भी हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, मतलब 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82 डिग्री ईस्ट के लिए बोल रहा है कि ये किस लिए जो है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, यह भारत की उष्ण कटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है, यह पूर्वी भारत में स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक है। जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है जो भारत का, उसके समय का निर्धारण करता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? किन्नौर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। इसे बताना है कि कौन सा जिला जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। किन्नौर जिला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल 12 जिले हैं, और 12 जिलों में से एक है आपका किन्नौर, जो लाहौल और स्पीति जिले की सीमा चीन से लगती है। और इस जिले को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है तो ये भी जान लीजिए। 3 भाग हैं, पूह, कल्पा और निचार। ये जो आपका किन्नौर जिला है, किन्नौर जिले को 3 भागों में बांटा गया है, और ये जो है चीन की सीमा से साझा करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम स्थल है ये बताना है। तो कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी तट। तो पश्चिमी तट के जो उत्तरी भाग है इसको हम लोग कहते हैं कोंकण तट। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के जो पश्चिमी तट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र जिसे कोंकण तट कहते हैं जो सबसे ऊपर है, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र जिसे कन्नड़ तट कहते हैं, और केरल का तटीय क्षेत्र जिसे मालाबार तट कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नल्ला मलाई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात। जो आपका नल्ला मलाई पहाड़ियां हैं ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, गुंटूर और प्रकाशम, कड़प्पा, चित्तूर जिलों में विस्तृत है, और तेलंगाना के महबूबनगर, नलगोंडा जिलों में फैला हुआ है ये नल्ला मलाई पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ब्रह्मपुत्र, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। कौन सा क्षेत्र जो है कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्धशाली है? यह है आपका दामोदर घाटी। जो दामोदर घाटी है पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र के ऊपरी जो दामोदर घाटी है इसी में स्थित है।
और ये देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है और इस क्षेत्र से जो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र है यहाँ से 33% लगभग संपूर्ण भारत का 33% कोयला यहाँ से प्राप्त होता है और देश के गोंडवाना शैलों से टोटल 98% कोयला प्राप्त होता है और यह पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है। सबसे अधिक जो है चट्टान की बात करेंगे, शैलों की बात करेंगे तो ये जो है गोंडवाना शैलों से जो है कोयला हमें प्राप्त होता है, जहां पर 98% कोयला गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है, जिसका अकेले 33% जो है दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रेसाइट, काजल, ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला। सबसे अधिक शुद्ध जो होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे शुद्ध और उच्च कोटि का कोयला होता है, जिसमें जो है कार्बन की मात्रा, जैसे देखिए इस कोयला शुद्धतम की क्या बात होती है, तो जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो कोयला उतना ही शुद्ध माना जाता है। जो एंथ्रेसाइट होता है ना, इसमें 80 से 90% तक कार्बन पाया जाता है। 80 से 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस। दूसरे नंबर पर कौन सा कोयला आता है? बिटुमिनस। ये भी आप याद रखिएगा। और सबसे भारत में किस किस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है अपने भारत में, जो 55 से 65% तक होता है। 55 से 65% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। तीसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो है, लिग्नाइट की बात करेंगे तो 45 से 55% तक होता है। सबसे मतलब बेकार कोयला हीट वाला होता है, जिसमें जो कार्बन की मात्रा होती है तो वो लगभग 35 से 40% तक ही होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफी कम है? खनिजों की कम मजदूरी, लौह अयस्क की काफी पूर्ति, कोयले की काफी पूर्ति, कोयले और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में लोहा उत्पादन की लागत अन्य देशों की तुलना में क्यों कम है, ये बताना है। तो अन्य देशों की तुलना में इसलिए कम है क्योंकि कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए ये कम है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, ये बताना है। गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ताप विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा, ये द्रव पेट्रोलियम गैस। ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है वो है आपका प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा है और फोटोवोल्टिक सेलों द्वारा सूर्य की जो रोशनी है उसको सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो है सूर्य कभी भी ना खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। और आंध्र प्रदेश में सलीजीपल्ली भारत का पहला गांव है जिसे सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकरण किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण, कोरोमंडल, पूर्व तट, मालाबार तट। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग है इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी तट का जो दक्षिणी भाग है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं और इस तटीय सघन क्षेत्र के 3 उपभाग किए जा सकते हैं। उत्कल का मैदान जो ऊपर का है, फिर आंध्र तटीय मैदान और इस सबसे नीचे तमिलनाडु मैदान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों का सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को क्या कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता का निर्णय, उपभोक्ता का अधिमान, उपभोक्ता प्रभुत्व। तो ये जो संकल्पना है इसे कहते हैं उपभोक्ता प्रभुत्व। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? मुद्रास्फीति बोले तो महंगाई, और महंगाई की समस्या को कौन उत्पन्न करता है? मुद्रा की आपूर्ति में कमी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, वस्तु की आपूर्ति में कमी, सरकारी धन में वृद्धि। याद रखिएगा, जब इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की जो समस्या है, महंगाई की समस्या को उत्पन्न करेगा, वह है आपका मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मतलब क्यों ऐसा होगा, क्यों समस्या महंगाई क्यों बढ़ जाएगी? जब आपके पास मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है उस चीज की। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो वह स्थिति जिसमें वस्तुओं की कीमत स्तर में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और अन्य शब्दों में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण जो मुद्रा आपूर्ति होती है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण जो है वस्तुओं की कीमत स्तर में वृद्धि होने को मुद्रास्फीति कहते हैं। और एक सिंपल सा अगर आपको बताएं
तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि का मतलब है कि अगर आप जैसे बहुत ज्यादा आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप चीजें बहुत ज्यादा खरीदेंगे, और जब बहुत ज्यादा खरीदेंगे तो कुछ लोगों के लिए तो वो हमेशा अवेलेबल रहेंगी, लेकिन अगर आपको वही चीज जब कम पड़ जाएगी तो आप ज्यादा पैसा दे करके वही चीज खरीदेंगे, और जब आप ज्यादा पैसा देने लगेंगे तो उसका रेट जो है मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसी को महंगाई कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, रूस। तो सबसे पहले जो वैट है ये लागू किया गया था फ्रांस में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया था। जो फ्रांस है, फ्रांस में इसे लागू किया गया था सबसे पहले, और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस प्रकार का यह एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है वैट। और 1 अप्रैल 2005 में जो है भारत में इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल, अगर भारत में पूछता है तो 1 अप्रैल 2005 को जो है ये भारत में अपने लागू होता है, याद रखिएगा, भारत में इसे लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आर्थिक नियोजन हिस्सा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक नियोजन जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40। निम्नलिखित में से कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है? परिवर्ती लागत, अंतर्निहित लागत, मूल लागत, स्थिर लागत। तो कौन सी लागत जो है सीमांत लागत से संबंधित है? वो है आपकी परिवर्ती लागत। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होने वाली वृद्धि है, और सीमांत लागत स्थिर लागत से मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। संघ सरकार में, राज्य सरकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। ये जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में संदर्भित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है 6 स्वतंत्रता, 7 स्वतंत्रता, 8 स्वतंत्रता, 9 स्वतंत्रता। याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है 6 प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध करवाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम आपको एक बार बता देते हैं 6 की 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्णित है। पहली है वाक, अर्थात बोलने या भाषण देने की आवश्यकता, इसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारतीय राज्य में आवास संचरण करने की स्वतंत्रता। आवास मतलब बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आप आ जा सकते हैं। पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, अर्थात आप इस भारत के किसी भी भाग में जो है निवास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका जो है 6वां नंबर, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट ये है आपका, ठीक है, ये आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई थी। अंतिम स्वतंत्रता थी संपत्ति के अधिकार, मतलब संपत्ति का जो अधिकार है ये इसमें शामिल था, लेकिन इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। डैश का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। मूल न्याय क्षेत्र, रिट न्याय क्षेत्र, अपीलीय न्याय क्षेत्र, सलाह न्याय क्षेत्र। भारत का राष्ट्रपति जो है किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसे कहेंगे सलाहकारी न्याय क्षेत्र। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला या गोपालन मामला। याद रखिएगा मूल ढांचे का जो सिद्धांत है ये दिया गया था केशवानंद भारती केस, तो आपको 1973 में आया था। केशवानंद भारती केस 1973 में
इसी वाद में केशवानंद जो भारतीय वाद है, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 15 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 17 जुलाई 2010 या 10 अक्टूबर 2010? याद रखिएगा, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें, ये जो है 6 से 14 वर्ष, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है इसके तहत। अगला प्रश्न है 47। अधिकार कर्तव्यों को करते हैं बाधित, निर्देशित, शामिल या विरोध? तो जो आपके अधिकार होते हैं वो कर्तव्यों को क्या करते हैं? तो अधिकार जो है कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सीमा में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकार जो है कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? ये बताना है। जो मूल कर्तव्य हैं आपके, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, भारत के संविधान से, स्पेन के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से? मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और मूल कर्तव्य जो है भाग 4 ए में दिया हुआ है। याद रखेंगे, भाग 4 ए के अनुच्छेद आर्टिकल 51 ए में वर्णित है, जो सोवियत रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ था? ये बताना है। जो आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा है, इसको कब अधिनियमित किया गया था? 2000, 2001, 2002 या 2003? ये जो पोटा अधिनियम है ये 2002 में आया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा को 2002 में लागू किया गया और इसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना था, लेकिन यह कानून अब समाप्त किया जा चुका है। वर्तमान में जो है पोटा को वह समाप्त कर दिया गया है। ये भी आप याद रख सकते हैं। आया तो 2002 में था, लेकिन वर्तमान में इसे खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अधिकार प्रक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, रोकना, इस अधिकार से या वारंट से, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अधिकार प्रक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से या वारंट से। अर्थात अब न्यायालय द्वारा रिट जारी कर सरकारी अधिकारी को उसके कार्य से रोका जा सकता है। जैसे कोई भी अधिकारी आपके पास आता है और आपको जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले, आपको मतलब आपके ऊपर कोई भी केस लगा दे, तो आप ये न्यायालय में, जब न्यायालय उससे रिट जारी करेगी तो अधिकार प्रक्षा भी लगा सकती है। और अधिकार प्रक्षा जो रिट होती है उसमें ये पूछेगी तो उसके कार्य से उसको मतलब वो कार्य करने से रोका जा सकता है अगर वो उसके अधिकार में नहीं है, जिसके लिए उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है। यह रिट केवल सार्वजनिक संस्थाओं या व्यक्ति के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, ना कि निजी व्यक्ति के लिए। ये भी आप याद रखेंगे। जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं अर्थात जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ यह जारी होगा अधिकार प्रक्षा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और दोस्तों, आज के प्रश्न आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये है कि जो है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, ये आज का आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है सभी लोग जो है जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जिसको भी ये आंसर ना मालूम हो तो आप जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, हम उसे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।